हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और इस क्लास में हम आज मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और इस मौर्यन एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़े क्वेश्चंस थोड़े से डेप्थ के अंदर होंगे, कुछ एक क्वेश्चंस, सारे नहीं। देखा ऐसा जा रहा है कि अब सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी हैं ये थोड़ा सा आपके डेप्थ के अंदर नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है। इसलिए हमारी भी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए कुछ एक क्वेश्चन हम डेप्थ के अंदर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर? अंतिम मौर्य शासक कौन था? पहला ऑप्शन बृहद्रथ, दूसरा पुष्यमित्र, तीसरा बिंदुसार या चौथा काल अशोक। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। बृहद्रथ वॉज द लास्ट मौर्यन एम्परर. He was assassinated in 184 BCE by his Brahmin commander-in-chief पुष्यमित्र शुंग, who established the शुंग डायनेस्टी। तो बृहद्रथ जो थे, इनका 184 ईसा पूर्व के अंदर असैसिनेशन कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? इनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जिन्होंने की शुंग वंश की स्थापना की थी। इन विच ईयर अशोका एक्सीडेड द थ्रोन? अशोका ने किस वर्ष में गद्दी संभाली थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 273 BCE, 273 ईसा पूर्व। Ashoka was the greatest Mauryan ruler. Before becoming king, he was the governor of Takshila and Ujjain. His rule extended to the whole of subcontinent except the extreme south. तो ये जो था सबसे महान मौर्य राजा जो थे वो ये थे अशोक। ये राजा बनने से पहले तक्षशिला और उज्जैन के ये गवर्नर थे। और इनका जो राज्य था ये लगभग जो अपने इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें पूरे में फैला हुआ था, एक्सेप्ट कि ये एक्सट्रीम साउथ में। Who was the first Indian ruler to unite the whole North India and bring it under one administration? पूरे उत्तर भारत को एकजुट करने वाला तथा इससे एक प्रशासन के अंतर्गत लाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद या डी कनिष्क। तो आपका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू यूनाइट द होल नॉर्थ इंडिया। बोथ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिस्ट, ये फ्लोरिस्ट नहीं फ्लोरिस्ट आएगा। ड्यूरिंग हिज रेन, वेट्स एंड मेजर्स वर स्टैंडर्डाइज्ड, मनी केम इनटू यूज एंड सैनिटेशन एंड फेमाइन रिलीफ मेजर्स वर अंडरटेकन बाय द स्टेट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे आपको ध्यान होगा कि ये मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इन्होंने ही लगभग नॉर्थ इंडिया को, पूरे नॉर्थ इंडिया को पहली बार यूनाइट किया था। जो ये व्यापार और कृषि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा उन्नत करे। वेट्स और मेजर्स जो थे, ये वजन के माप करने वाले, इनका जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, पैसों का चलन हुआ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये अकाल के राहत के बारे में के प्रति ये जो राज्य ने कदम उठाए थे। आपको ध्यान होगा, मैंने कल आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जब भगवान महावीर की मृत्यु होगी उसके बाद एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से कि जैन के दो पंथ बन गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये उसके बारे में है कि फिर जो ये राज्य था उसने अकाल के जो राहत के लिए काफी कदम उठाए थे। विच वॉज द लास्ट एडिक्ट टू बी इशूड बाय अशोका? अशोक द्वारा जारी किया गया अंतिम अभिलेख कौन सा था? ये आगे पद की जगह से आप अभिलेख कर लीजिए। लेख कौन सा था? तो क्या कलिंग अभिलेख, भब्रू अभिलेख, स्तंभ अभिलेख सातवां या महारानी का अभिलेख? तो आपका सही आंसर है सातवां स्तंभ अभिलेख। ये देयर आर 7 पिलर एडिक्ट्स इन टोटल। द 7th पिलर एडिक्ट इज द लास्ट एडिक्ट टू बी इशूड बाय अशोका। ये एडिक्ट नहीं, एडिक्ट आएगा यहां। पिलर एडिक्ट्स आर अपेंडिसेस टू द रॉक एडिक्ट्स। Kaling edicts mention about the Kaling War and the new system of administration after the war. Babru edict talks about Ashoka's faith in Buddhism. Queen's edict refers to Karuvaki, the second queen of Ashoka and mother of his son Teola. तो देखिए कुल मिला के आपके 7 स्तंभ अभिलेख हैं और ये सारे सारे सातों स्तंभ अभिलेख क्या काम करते हैं? जो ये शिलालेख अभिलेख है उनके परिशिष्ट की तरह काम करते हैं। और ये जो कलिंग वाला जो अभिलेख है
ये बताता है कलिंग युद्ध के बारे में और युद्ध के बारे में, जो युद्ध के बाद में जो इन्होंने नया शासन का जो तरीका अपनाया उसके बारे में। बब्रू जो अभिलेख है ये बताता है जो अशोक थे उनका जो बौद्ध धर्म में जो विश्वास था उसके बारे में। और जो महारानी का अभिलेख है ये बताता है कारुवाकी के बारे में। ये अशोक की दूसरी पत्नी थी और उनके बेटे तिवला की मां थी। इन हुज कोर्ट डिड एंटियोकस फर्स्ट सेंट हिज एम्बेसडर डेमेकस। एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डेमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिंदुसार। इन हुज कोर्ट डिड टोलमी सेंड हिज एम्बेसडर डायोनीसियस। तो इसका भी आंसर आपका है बिंदुसार। Who among the following rulers patronized the आजीविका सेक्ट? आजीविका संप्रदाय को निम्न में से किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कनिष्क? तो इसका करेक्ट आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को, अशोक ने दिया था बौद्ध धर्म को, बिंदुसार ने दिया आपके आजीविका जो पंथ है उसको, और कनिष्क है जो कुषाण डायनेस्टी के, कुषाण वंश के, उन्होंने दिया था संरक्षण जो बौद्ध धर्म का महायान जो संप्रदाय या पंथ है उसको। Who inaugurated the धम्म यात्राज? गौतम बुद्धा, अशोका, आनंदा या नागसेना? धम्म यात्राओं का उद्घाटन किसने किया था? तो धम्म यात्रा का उद्घाटन किया था अशोक ने अपने जो शासनकाल के 11वें वर्ष में। Ashoka inaugurated the Dhamma Yatra from the 11th year of his reign by visiting Bodh Gaya. He also appointed Dhamma Mahatras to spread the message of Dhamma. तो जैसा मैंने बताया 11वें वर्ष में किया था, बोध गया जाके किया था, और इन्होंने धम्म महामात्रा जो थे उनको भी अपॉइंट किया था ताकि ये धम्म के संदेश को जगह जगह फैला सकें। Which major rock edict prohibits animal sacrifice? कौन सा प्रमुख चट्टान अभिलेख पशु बलि को प्रतिबंधित करता है? तो यह है मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। दे टेल अबाउट अशोका's प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा। मेजर रॉक एडिक्ट फोर्थ टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस एंड कर्टसी टू ऑल रिलीजन्स। मेजर रॉक एडिक्ट 7 टॉक्स अबाउट टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स। And the 8th one talks about धम्म यात्रास। तो कुल 14 शिलालेख हैं जो कि बताते हैं कि अशोक का जो राज्य की क्या पॉलिसी थी और उसके धर्म की क्या पॉलिसी थी। और जो चौथा जो शिलालेख है ये बताता है अहिंसा के बारे में और सभी जो धर्म है उनका ये अभिवादन करता है। 7वां बात करता है जो सहिष्णुता सभी पंथों के बीच में, और 8वां बात करता है धम्म यात्रा के बारे में। Where was the single line capital found? एकल सिंह स्तंभ शीर्ष कहां पाया गया था? तो यह पाया गया था आपका रामपुरवा में। सारनाथ में आपको 4 लाइन पाया गया था, ध्यान रखिएगा ये एक चीज को। सिंगल लाइन कैपिटल वॉज फाउंड एट रामपुरवा एंड लॉरियर नंदनगढ़। 4 लाइन कैपिटल वॉज फाउंड एट सारनाथ एंड सांची। कार्व्ड एलिफेंट वॉज फाउंड एट धौली एंड ग्रेव्ड एलिफेंट वॉज फाउंड एट कलसी। तो जैसा मैंने बताया कि एकल वाला जो पाया गया था वो रामपुर और लॉरियर नंदनगढ़ में पाया गया। 4 सिंह वाला जो पाया गया वो सारनाथ और सांची में पाया गया, और जो तराशा हुआ हाथी पाया गया धौली में, और उकेरा हुआ हाथी पाया गया कलसी में। Who was the गोपा अंडर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य प्रशासन में गोपा कौन हुआ करता था? तो गोपा हुआ करता था पुरोहित या फिर मुख्य पुजारी, चीफ प्रीस्ट। Gopa was the chief priest or Purohit. The crown prince was known as Yuvraj. Commander in chief was known as the Senapati. Who was Chandragupta Maurya? What was Chandragupta Maurya called by Greek scholars? चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था सैंड्रोकोट्स। सैंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स दोनों में से कुछ भी कह दीजिए। और एमिट्रोकेट्स कहा गया था, ये कहा गया था इसको बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज कॉल्ड सैंड्रोकोट्स या और एंड्रोकोट्स एंड बिंदुसारा वॉज कॉल्ड एमिट्रोकेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अपेंडिसेस टू रॉक एडिक्ट्स?
निम्न में से कौन से चट्टान अभिलेखों के लिए परिशिष्ट का कार्य करते हैं? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसका करेक्ट आंसर है पिलर एडिक्ट्स, यानी कि स्तंभ लेख। बारबरा केव एडिक्ट्स टॉक अबाउट द डोनेशन टू आजीविकास। जो बाकी 3 ऑप्शन है उनको डिस्कस कर रहा हूं मैं। नीलगली सागर एडिक्ट रिकॉर्ड्स द फैक्ट ऑफ अशोका हैविंग विजिटेड कोंगनमन स्तूप। तो जो ये बारबरा के जो गुफा के जो अभिलेख हैं वो बात करते हैं आजीविका जो पंथ है उनको जो दान दिया था उसके बारे में। और नीलगली सागर जो अभिलेख है ये इस तथ्य को रिकॉर्ड करता है कि अशोक कोन्नमगढ़ स्तूप जब गए थे उसके बारे में आपको बताता है। हु रोड द बुक मुद्र राक्षसा। मुद्र राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी विशाख दत्त ने। चाणक्य ने कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। हेमचंद्र ने कौन सी लिखी थी? ये परिशिष्ट पर्वन लिखी थी। द मुद्र राक्षस इज अ संस्कृत लैंग्वेज प्ले बाय विशाख दत्त दैट नरेट्स द एसेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन इंडिया। चाणक्य रोट अर्थशास्त्र, हेमचंद्र रोट परिशिष्ट पर्वन। इट इज अ 12th century संस्कृत महाकाव्य which details the histories of the earliest Jain teachers। तो मुद्र राक्षस तो जो है संस्कृत नाटक है जो बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे गद्दी पे आए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी और हेमचंद्र ने लिखी परिशिष्ट पर्वन, जो कि एक 12वीं सदी का संस्कृत महाकाव्य है, जो कि ऐतिहासिक जो इतिहास में जो भी सबसे पहले जैन गुरु हुए उनके बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवासम, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रदर्स ऑफ अशोका वॉज लेफ्ट अलाइव बाय हिम। बौद्ध ग्रंथ दीप वंश के अनुसार अशोक ने अपने निम्न में से किस भाई को जीवित छोड़ दिया था? ए सुशीमा, बी तिस्सा, सी दोनों, डी दोनों में से कोई सही नहीं। तो करेक्ट आंसर है तिस्सा। Buddhist text Deepvasam says that Ashoka usurped the throne after killing 99 brothers, leaving only the youngest one alive whose name was Tissa. The struggle for power lasted for 4 years. तो ये जो बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है दीपवासम ये कहता है कि अशोक ने गद्दी पे आने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा और केवल एक जो सबसे यंग था, जो सबसे छोटा था, उसको जीवित छोड़ दिया जिसका नाम था तिस्सा। और ये जो राजगद्दी के लिए जो ये द्वंद्व चला, प्रतिद्वंदी आपस में जो झगड़ा चला, ये 4 सालों तक चला। What do Buddhist text दीपवासम एंड महावासम क्रॉनिकल अबाउट? बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश किसका वृत्तांत करते हैं? तो अभी मैंने दीपवासम का जिक्र किया था, ये तो थोड़ा सा जिक्र इसके अंदर की गद्दी पे कैसा इसके बारे में है, लेकिन मेन जो चीज इन दोनों में मिलेगी वो है अशोका's रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की जो भूमिका है उसके बारे में ये मेनली बताते हैं। Which inscription records the fact of Ashoka having visited कोनमगम स्तूप? ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसका आंसर है आपका निगली सागर। निगली सागर। अशोका visited कोनमगम स्तूप in the 15th year of his rule. नीलगली सागर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स दिस फैक्ट। तो नीलगली सागर के अंदर ये फैक्ट रिकॉर्ड है कि ये अपने राज के 15वें साल के अंदर ये कोनमगम स्तूप पे गए थे महाराज अशोक। बोरोबुदुर इज द साइट ऑफ। बोरोबुदुर किसका स्थल है? ह्यूज टेम्पल ऑफ विष्णु एंड शिवा इन जावा बिल्ट इन AD 12th century। जावा में विष्णु और शिव का एक विशाल मंदिर जिसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। एन एनॉर्मस स्तूपा इन जावा बिल्ट इन AD 8th century। जावा में स्थित एक विशाल का स्तूप जिसका निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। मैग्निफिसेंट पैलेस ऑफ चोला किंग इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में चोल शासकों का एक भव्य महल, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन एनॉर्मस स्तूप इन जावा बिल्ट इन AD 8th century। जावा में स्थित एक विशाल का स्तूप जिसका निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। बोरोबुदुर इज अ फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल इन सेंट्रल जावा। इट वॉज बिल्ट इन 3 tiers। ये सेंट्रल जावा में और इसको 3 चरणों में बनाया गया था। मध्य जावा में है ये। द ओनली इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका हैज बीन फाउंड एट। सम्राट अशोक की एकमात्र उत्कीर्ण पत्थर की प्रतिमा कहां पाई गई है? तो यह आपकी पाई गई है कनागनहली में। ये कनागनहली कहां पे है? ये भीमा नदी के किनारे गुलबर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, कर्नाटक में।
The highly polished monolithic Ashokan pillars were carved out of single pieces of buff colored sandstone, usually mined आएगा from the quarries of। बेहद चमकदार अखंड अशोक स्तंभ बादामी रंग के बलुआ पत्थर के एकल टुकड़ों में से तराशे गए हैं। उन्हें आमतौर पर कहां की खदानों से प्राप्त किया गया था? तो यह किया गया था चुनार की खदानों से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। Which among the following materials were used for minting coins during the rule of the Mauryas? मौर्य शासकों के शासनकाल में सिक्कों को ढालने के लिए निम्न में से किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सिल्वर एंड कॉपर, चांदी और तांबा। द धम्मा प्रोपेगेटेड बाय अशोका वॉज द टीनेट्स ऑफ बुद्धिज्म। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? बौद्ध धर्म का सिद्धांत, या अ मिक्सचर ऑफ फिलोसॉफीज ऑफ आजीविकास एंड चार्वकास। आजीविक तथा चार्वक दोनों के जो दर्शनों का एक मिश्रण। सिस्टम ऑफ मॉरल्स कंसिस्टेंट विद द टेनेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स ऑफ द टाइम। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिक मूल्यों की एक प्रणाली, या द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट, या राज्य की धार्मिक नीति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अशोक का ये सोचते हैं कि अशोक ने कि अगर बौद्ध धर्म अपना लिया था तो क्या इन्होंने खाली बौद्ध धर्म का ही प्रचार किया? लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक ने कई सारे धर्मों के सिद्धांतों को आपस में लिया, सभी धर्मों के बीच में सहिष्णुता को इन्होंने प्रमोट किया, टॉलरेंस को। तो यह अशोक की एक महानता थी। Ashokan inscriptions of Manshera and Shahabazgadi are written in। मनशेरा तथा शाहबजगढ़ी के अशोक शिलालेख लिखे गए हैं। प्रकृत लैंग्वेज खरसोटी स्क्रिप्ट, प्राकृत भाषा खरोष्ठी लिपि, प्रकृत लैंग्वेज ब्रह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत भाषा ब्रह्मी लिपि में, प्रकृत अरमाइक लैंग्वेज ब्रह्मी स्क्रिप्ट, प्रकृत अरमाइक भाषा या ब्रह्मी लिपि में, या अरमाइक लैंग्वेज खरोष्ठी लिपि स्क्रिप्ट, अरमाइक भाषा खरोष्ठी लिपि। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरमाइक लैंग्वेज खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ये टोटल 33 ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के। देयर आर टोटल ऑफ 33 इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग अशोका। दीज वर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स प्रिंसेप। तो ऐसे ये 33 शिलालेख हैं अशोक के, और इनको सबसे पहले समझा था जो ब्रिटिश पुरातत्व विशेषज्ञ जो थे जेम्स प्रिंसेप, उनके द्वारा ये किया गया था। Which one among the following statements about Ashokan edicts is correct? अशोक के शिलालेखों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? The pillar edicts were located in all parts of the empire। स्तंभ शिलालेख साम्राज्य के सभी हिस्सों में स्थित थे। The edicts give details of his personal concerns but are silent on events of the empire। ये शिलालेख उसके व्यक्तिगत सोच के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन साम्राज्य की घटनाओं के विषय में मौन है। ये सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कलिंग एडिक्ट के बारे में ही आप देख लीजिए, या जो रॉक एडिक्ट 13th था या माइनर एडिक्ट फर्स्ट था, ये इसके बारे में बताते हैं। कलिंग जो वॉर था और इसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज जो अपनाई थी उसके बारे में ये बताते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। The subject of inscribed matter on rock edicts differs completely with that of pillar edicts। चट्टान शिलालेखों में उत्कीर्ण मामलों का विषय वस्तु स्तंभ शिलालेखों के विषय वस्तु से पूर्णतः अलग है। तो यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि पिलर एडिक्ट्स जैसे मैंने बताया था, दे वर द अपेंडिसेस ऑफ रॉक एडिक्ट्स, यानी कि जो ये चट्टान शिलालेख हैं उनके परिशिष्ट की तरह काम करते थे ये स्तंभ शिलालेख। The Greek or Aramaic edicts are versions of translations of the texts used in other edicts। ग्रीक या आरमाइक शिलालेख अन्य शिलालेखों में प्रयुक्त विषय के अनुवादों के संस्करण है। तो यह भी गलत है। ग्रीक और आरमाइक के अंदर जो ये शिलालेख था ये अपने नॉर्थ वेस्ट में पाया गया था। कहां पे ये पाया गया था? ये पाया गया था कंधार में, और ये बाइलिंगुअल था। कंधार अफगानिस्तान में, और ये बाइलिंगुअल था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द पिलर एडिक्ट्स वर लोकेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ was constructed by the great Mauryan king Ashoka।
भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में का कौन सा स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है आपका धमेक। धमेक स्तूपा इन सारनाथ उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. Built in 249 BCE by the great Mauryan king Ashoka, Dhamek Stupa boasts of a distinct architectural pattern in itself. History mentions that Emperor Ashoka, who took several measures to spread the Buddha's message of love and compassion through his vast empire, had embarked on a tour to Sarnath around 234 BC, and thereupon he erected the Dhamek Stupa at Sarnath. It was around that time he built the Dhamek Stupa at Sarnath and several other monuments to commemorate his pilgrimage at Sarnath. जो ये सारनाथ का धमेक स्तूप है, ये जो बौद्ध धर्म के जो स्मारकों में से सबसे मुख्य है, जो कि 249 ईसा पूर्व के अंदर बनाया गया था अशोक के द्वारा. अशोक जो कि सारनाथ में गए थे 234 ईसा पूर्व में बुद्ध का जो प्रेम और जो दया का संदेश है उसे फैलाने के लिए, और वहां पे इन्होंने फिर ये धमेक स्तूप की स्थापना की थी. Who was the professor of political science and economics at the University of Takshila? तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक कौन थे? तो ये थे आपके कौटिल्य. कौटिल्य belonged to the Brahmin caste. He was originally from northern India and a professor of political science and economics at University of Takshila. He was fully knowledgeable concerning the Vedas literature, and it is also believed that he might have had some knowledge of Zoroastrianism. तो ये कौटिल्य जो थे ये ब्राह्मण थे और जो नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत से थे, और तक्षशिला में पॉलिटिकल साइंस और ये इकोनॉमिक्स के ये प्राध्यापक थे. इनको वेदों का अच्छा ज्ञान था, और यह भी कहा जाता है कि जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो ये पारसी धर्म है उसका भी इन्हें कुछ ज्ञान था. Which among the following pillars shows the rock cut pillars? निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? आर्किमेनियन पिलर्स, गॉथिक पिलर्स, मौर्यन पिलर्स या पर्शियन पिलर्स? तो आपका करेक्ट आंसर है मौर्यन पिलर्स. Even though constructing pillars are very old, Mauryan pillars are different from the pillars in the other parts of the world, like Achaemenian pillars, as they are rock-cut pillars, thus displaying the carver's skills. Stone pillars were erected all over the Mauryan Empire. ये स्तंभ बनाना कोई बहुत ही पुरानी चीज थी, ये स्तंभ बनाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जो ये मौर्य जो स्तंभ थे ये अपने आप में ये अलग थे, क्योंकि ये शैल कर्तित स्तंभ हुआ करते थे. द मौर्यन कैपिटल फाउंड इन सारनाथ इज नॉन एज. सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लायन फोर हेडेड कैपिटल, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष. The lion capital of Ashoka is a sculpture of 4 Asiatic lions standing back to back on an elaborate base that includes other animals. A graphic representation of it was adopted as the official emblem of India in 1950. तो ये जो 4 सिंह वाला जो ये स्तंभ है, इसको हमने 1950 में अपने जो ऑफिशियल नेशनल एम्बलम की तरह यूज लिया था. Dash is an epic poem in the Sanskrit Mahakavya style on the life and nirvana of Gautama Buddha by Ashwagosha. अश्वघोष द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य कौन सा है जिसमें बुद्ध के जन्म एवं निर्वाण की प्राप्ति का वर्णन है? तो अश्वघोष ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है बुद्ध चरित. ऑप्शन ए बुद्ध चरित. Buddcharit, Acts of Buddha is an epic poem in the Sanskrit Mahakavya style on the life of Gautama Buddha by Ashwagosha, composed in 2nd century CE. तो ये जो लिखी गई थी ये दूसरी शताब्दी में लिखी गई थी, और ये जो बुद्ध के जीवन के बारे में बताती है, ये एक महाकाव्य कविता है. Who among the following also has had the name देवनाम प्रियदसी? निम्न में से किसका अन्य नाम देवनाम प्रियदसी था? तो ये नाम था आपके मौर्यन किंग अशोक का, मौर्य शासक अशोक का. देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है. इसका मतलब है कि बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, जो देवताओं का जो प्रिय हो.
Which of the following would be the most accurate description of the Mauryan monarchy under Ashoka? अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की सर्वाधिक सटीक व्याख्या निम्न में से कौन सी है? एनलाइटन्ड डेस्पोटिज्म, प्रबुद्ध तानाशाही, सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी, केंद्रीकृत एकतंत्र, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्य तानाशाही या गाइडेड डेमोक्रेसी यानी कि मार्गदर्शित लोकतंत्र? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एनलाइटन्ड डेस्पोटिज्म. Despotism is a form of government in which a single entity rules with absolute power. However, in an enlightened absolutism, it is also known as benevolent despotism, absolute monarchs use their authority to institute a number of reforms in the political systems and societies of their countries. तो क्या होता है ये डेस्पोटिज्म जो होता है, इसके अंदर जो ये तानाशाही जो है, इसके अंदर क्या है, एक ही बंदा के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है. लेकिन जो प्रबुद्ध जो तानाशाही है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपका जो शासक होता है ये उदार होता है और ये कई सारे इसके आपके जो सोसाइटी है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आता है. इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंग वॉर टुक प्लेस इन द ईयर. मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में. In the Mauryan dynasty, Kaling war took place in the year 261 BC. The Kaling war fought between the Mauryan Empire under Ashoka the Great and the state of Kalinga, Odisha. It was fought in 262 to 261 BC. The Kaling war is one of the major and bloodiest battles in the history of India. तो ये लड़ा गया था कलिंग और ये मगध, ये जो एम्पायर था मौर्यन एम्पायर अशोका के अंडर, और कलिंग जो कि मॉडर्न डे उड़ीसा है, और यह अब तक का सबसे ज्यादा खूनी युद्ध था. द मंक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज. वह भिक्षु कौन था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो वो था उपगुप्त. ही वॉज अ बुद्धिस्ट मंक. अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ अशोका एंड ग्रेट मौर्यन एम्परर. Upagupta's teacher was Sanavasi, who was disciple of Ananda, the Buddha's attendant. तो क्या था, ये कहा जाता है कि ये मौर्य जो राजा अशोक थे उनके ये गुरु थे उपगुप्त, और उपगुप्त के गुरु थे सनवासी, और सनवासी जो थे वो किसके शिष्य थे? वो आनंद के शिष्य थे. जो आनंद जो थे वो जो भगवान बुद्ध थे उनके सेवक थे. तो ये अगर क्वेश्चन आए कि कोई आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछा जाए इनमें से भगवान बुद्ध के प्रमुख सेवक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा आनंदा. द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉज. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया ग्रीक दूत कौन था? तो वो था आपके मेगास्थनीज. मेगास्थनीज वॉज द ऑथर ऑफ वर्क इंडिका. ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस I टू चंद्रगुप्त मौर्य इन पाटलिपुत्र. Megasthenes Indica is the first well-known Western account of India, and he is regarded as one of the founders of the study of Indian history in the West. He is also the first foreign ambassador to be mentioned in the Indian history. तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस फर्स्ट ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने दूत की तरह. इसने मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, जो कि पहली कोई किताब जानी जाती है जो भारत के बारे में लिखी हो, किसी वेस्टर्न जो कि दक्षिण से जो आए हुए किसी इंसान ने जो लिखी हो. और ये माना जाता है कि यही पहली जो मतलब इंडियन हिस्ट्री जो पढ़नी स्टार्ट हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, जो मेगास्थनीज की इंडिका से. और ये अपने भारतीय इतिहास में पहला जो फॉरेन जो दूत, फॉरेन एम्बेसडर जो है वो मेगास्थनीज ही है. अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय. अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अर्थशास्त्र लिखी गई थी आपके कौटिल्य. द अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी, विच आइडेंटिफाइज इट्स ऑथर बाय द नेम्स कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त, बोथ नेम्स दैट आर ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड विद चाणक्य. Because of its harsh political pragmatism, the अर्थशास्त्र has been compared to Machiavelli's The Prince. तो अर्थशास्त्र जो है ये प्राचीन भारतीय लेख है किसके ऊपर? राजकला, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आपके अर्थव्यवस्था, और
जो है युद्ध कला के ऊपर, और इसके जो ऑथर है उसका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त माना जाता है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य दोनों चाणक्य के ही नाम थे। और अर्थशास्त्र की कंपैरिजन किया जाता है मैकियावेली की द प्रिंस से, इसलिए चाणक्य को अपने भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। सेल्यूकस निकेटर वॉज डिफीटेड बाय, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो वो थे मैंने अभी आपको कई बार बता चुका हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। He was defeated by the Emperor of India Chandragupta Maurya and accepted a matrimonial alliance for 500 elephants after ceding the territories considered as part of India। तो ये जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया तो इसने 500 हाथी दिए, अपनी पुत्री की शादी करा दी चंद्रगुप्त मौर्य से, और जो भी पार्ट, जो इसकी टेरिटरी का जो भी पार्ट इंडिया का हिस्सा माना जाता था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। बिंदुसारा सेंट अशोका टू क्वेल द रेबिलियन इन, बिंदुसार ने अशोक को कहां का विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था? तो वो है आपका आंसर तक्षशिला। अशोक बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था, तो इसलिए बिंदुसार ने भेजा वहां पे, क्योंकि वहां पे रेबिलियन हो गया था, तो कि अशोक वहां पे जाए और शांत कर दे उसको। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज फर्स्ट टू विजिट इंडिया, निम्न में से कौन सा विदेशी सबसे पहले भारत आया था? हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहेन? तो करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज। हेनसांग आपको ध्यान होगा हर्षवर्धन के टाइम में आया था, और फाहेन आया था चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के टाइम में। हु अमिड्स द फॉलोइंग वाज वाइफ ऑफ एम्परर अशोका हु इन्फ्लुएंस्ड हिम, निम्न में से कौन सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसे प्रभावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कौरवाकी, ऑप्शन डी। Kauravaki is the only queen of Ashoka known from his own inscriptions. She is mentioned in an edict inscribed on a pillar at Allahabad, Queen's Edict. She was also the mother of Ashoka's son Prince Tivala. कुरुवाकी का ही एक रानी है जिसका जिक्र अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उससे मिलता है। कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है? ये इलाहाबाद के जो स्तंभ है उसमें मिलता है। ये क्वीन का जो अभिलेख है, जो महारानी अभिलेख है, वो इन्हीं के बारे में है। और जैसा मैंने बताया था, ये जो अशोक का पुत्र तिवला था उनकी ये माता थी। With which of the following centers of learning Chanakya, the famous teacher of Chandragupta Maurya, was associated? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध शिक्षा के निम्न में से किस केंद्र के साथ था? तो ये आप देखिए कि नालंदा और विक्रमशिला, ये नालंदा आई थी गुप्त शासनकाल में, विक्रमशिला आई थी ये जो पाल वंश में। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है जो वो है तक्षशिला। अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित मगध वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आई थी? तो आपको ध्यान होगा सबसे पहले आई थी हर्यंका, ठीक है। उसके बाद हर्यंका के जो आखिरी जो था रूलर वो था नागदशक, जिसकी की हत्या कर दी थी शिशुनाग ने और हटा दिया है शिशुनाग ने। और किस वंश की स्थापना की थी? वो की थी शिशुनाग की। शिशुनाग के बाद आपके आया था नंदवंश। नंदवंश के बाद धननंद को हटाया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन से धर्म की स्थापना की, कौन से वंश की स्थापना की थी? वो थी मौर्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जैसा मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं प्रॉपर क्रोनोलॉजी इसकी यहां पे है। ये द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाय, यूनानियों को भारत से किसके द्वारा खदेड़ा गया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस को इन्होंने हराया था और उसके बाद खदेड़ दिया था। सेल्यूकस यहां पे 305 ईसा पूर्व में आया था। सेल्यूकस निकेटर in the year 305 BC came to India and apparently occupied territory as far as the Indus and eventually waged a war with Mauryan Emperor Chandragupta Maurya. His Indian campaign however was a failure. तो ये 305 ईसा पूर्व में आया और यहां सिंधु नदी तक इसने जो है मतलब कि टेरिटरीज को जीत लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन ये युद्ध में हार गया और यहां से इसे जाना पड़ा। Which of the following dynasty succeeded the Mauryas? मौर्य वंश का अनुगामी निम्न में से कौन सा वंश था? तो वो आपका कौन सा था? वो था शुंग वंश।
पुष्यमित्र शुंग ने इसको फाउंड किया, एस्टेब्लिश किया था। द शुंग एम्पायर वाज एन एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी फ्रॉम मगध दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम अराउंड 187 to 78 BCE. It was established by पुष्यमित्र शुंग who murdered the last Mauryan king बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईसा पूर्व में शुंग जो वंश है उसकी स्थापना की थी, जो कि 78 ईसा पूर्व तक चला था। Which one of the following is the principal source of information on the Ashoka's campaign against Kalinga? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका है चट्टान अभिलेख 13वां चट्टान अभिलेख, रॉक एडिक्ट 13th। Which of the following does not have a स्तूपा? निम्न में से किस स्थान पर स्तूप नहीं है? तो वो आपका करेक्ट आंसर है रांची, बाकी तीनों जगहों पे स्तूप है। The great stupa at Sanchi was built by Mauryan Emperor Ashoka. The Dhamek stupa in Sarnath is thought to be the oldest stupa in existence. The stupa at Bharuch is between Allahabad and Jabalpur, situated in the erstwhile Nagaur state of Madhya Pradesh. तो जो सांची का जो महान स्तूप है ये कहा जाता है कि ये अशोक महान ने बनाया था। धमेक स्तूप कहा जाता है कि ये सबसे पुराना स्तूप है, और ये बरहुत का जो स्तूप है ये इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में है। कहां पे? ये भूतपूर्व नगौड़ जो राज्य है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे है। अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सेलोन बाय। अशोक ने समूचे भारत और सेलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया था? सेलोन मतलब कि आज मॉडर्न डे श्रीलंका, ये ध्यान रखना आप। तो कैसे किया था प्रचार? टीचिंग्स एंड तीर्थन्स, त्रिरत्न की शिक्षा देके, सेंडिंग द धर्म महामात्राओं को भेजकर, वेजिंग वॉर युद्ध छेड़कर, या बिकमिंग अ बुद्धिस्ट मॉन्क या बौद्ध भिक्षु बनकर। तो करेक्ट आंसर है इसका सेंडिंग द धर्म महामात्रास। In which rock edict Ashoka mentions about the casualties of Kalinga war and declares the renunciation of war? कलिंग युद्ध में हुई हताहतों तथा युद्ध त्याग की घोषणा का उल्लेख अशोक ने किस चट्टान अभिलेख में किया है? तो जैसे वो था मेजर रॉक एडिक्ट 13 था, लेकिन वो तो ऑप्शंस में नहीं है, तो और कौन से के अंदर था? तो ये दूसरा जो है ये था माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए यहां पे दिया है और कुछ गैप के बाद दिया है ताकि आपको ये दोनों याद हो जाएं। Rock Edict 13 and Minor Rock Edict first states that the human sufferings and mass killings due to the Kaling War prompted Ashoka to take Buddhist religion and to adopt the path of Dhamma Vijay and of Ahimsa. तो जैसे मैंने बताया था रॉक एडिक्ट 13 और माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, ये बताते हैं कि ऐसा कलिंग वॉर में कितनी मतलब की क्षति हुई थी, इंसानों की कितनी जानें गई थी, क्या क्या नुकसान हुए थे, ये सारा सारा, और इससे कैसे हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और मतलब धम्म विजय मतलब कि बिना मतलब कि धर्म यानी कि धर्म के थ्रू विजय प्राप्त करना है, और अहिंसा को अपना लिया था इसके बाद इन्होंने। द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड एडिटर ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र वॉज। कौटिल्या की अर्थशास्त्र की पांडुलिपि के वास्तविक खोजकर्ता तथा संपादक कौन थे? तो वो थे आपके आर समाजशास्त्री। ये इन्होंने 1905 में इनकी ये डिस्कवरी कर ली थी। इन 1905 आर रमाशास्त्री डिस्कवर्ड एंड आर समाशास्त्री आएगा, रमाशास्त्री नहीं, समाशास्त्री डिस्कवर्ड एंड पब्लिश द अर्थशास्त्र एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट। He transcribed, edited and published the Sanskrit edition in 1905. He proceeded to translate it into English, publishing it in 1915. तो 1905 में इनको ये मिले थे ये, और इन्होंने इसे पब्लिश कर दिया। 1909 में इन्होंने इसका संस्कृत का जो संस्करण है वो पब्लिश मतलब कि जो पब्लिश कर दिया, और 1915 में इसका इंग्लिश का भी ये इन्होंने एडिशन पब्लिश कर दिया। Which script was used in Ashoka's inscriptions? ब्रह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या संस्कृत? तो करेक्ट आंसर इनमें से हो गया ब्रह्मी। Most of Ashokan inscriptions in the eastern parts of the Mauryan Empire were written in Magadhi language using the Brahmi script.
Kharoshti script was used in the northwestern parts of his empire. The Brahmi script was deciphered in 1837 by James Prinsep. तो ये ईस्टर्न जो पार्ट है, पूर्वी जो भाग है मगध अंपायर का, उसमें मगधी भाषा यूज ली गई है इनके अंदर इंस्क्रिप्शंस में, और ब्रह्मी जो लिपि है वो इस्तेमाल की गई है। भाषा मगधी है, लिपि ब्रह्मी है। और जो नॉर्थ वेस्ट जो है पार्ट, उसके अंदर खरोष्टी जो लिपि है वो इस्तेमाल की गई है। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले समझा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट, मौर्य समाज की राजधानी कहां स्थित थी? तो यह स्थित थी आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जो कि पटना का प्राचीन नाम था। तो फिर इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपकी इस क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू।